पिछली सेक्शन के एंड में हम एक बहुत बड़ी ईंट की दीवार से टकरा गए। ग्रेडियंट डिसेंट ने हमें सिखाया कि जब एक बार हमें अपने पैरों के नीचे का स्लोप पता चल जाए तो एक सिंगल वेट नॉब को नीचे की तरफ कैसे थोड़ा सा खिसकाना है। यह तब बहुत बढ़िया काम करता है जब कोई न्यूरॉन लाइन के बिल्कुल एंड में बैठा हो और सीधे हमारे लॉस स्कोर से कनेक्टेड हो। लेकिन मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क सिंगल न्यूरॉन वाले खिलौने नहीं हैं। वे विशाल मल्टी लेयर टावर्स हैं जो दर्जनों हिडन लेयर्स और मिलियंस, कभी कभी बिलियंस इंटरकनेक्टेड वेट नॉब्स से मिलकर बने हैं। इमेजिन कीजिए कि एक वेट नॉब नेटवर्क के दिल में गहराई में छुपा हुआ है, हिडन लेयर 1 में कहीं सेफ बैठा है। यह फाइनल आउटपुट को नहीं देखता, यह टारगेट लेबल को टच नहीं करता, यह बस रॉ नंबर्स को प्रोसेस करता है और अपना रिजल्ट अगली लेयर को सौंप लेता है। अगर नेटवर्क का फाइनल गेस बहुत ज्यादा गलत हो जाता है तो हम यह कैसे तय करेंगे कि उस स्पेसिफिक इंटरनल वेट नॉब की कितनी गलती थी? हम भीड़ के बिल्कुल बीच में गहराई में छुपे किसी न्यूरॉन के लिए स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बैकअप प्रोपेगेशन में आपका स्वागत है, जिसे शॉर्ट में बैकअप रोप कहते हैं। बैकअप रोप मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथमिक सीक्रेट सॉस है। यह वह ब्रिलियंट बैकवर्ड रिले रेस है जो पूरे नेटवर्क के हर एक वेट और बायस के लिए एग्जैक्ट स्लोप कैलकुलेट करती है, चाहे वह कितना भी गहरा दबा हुआ क्यों न हो। सेक्शन ब्रेक। एक गहरी सांस लीजिए, कोई कैलकुलस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप मशीन लर्निंग की कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक खोलते हैं और बैकअप प्रोपेगेशन वाले चैप्टर पर जाते हैं तो आपका सामना तुरंत मैथ्स की एक डरावनी दीवार से होगा। आपको एक के बाद एक सिंबल्स दिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल ई ओवर पार्शियल डब्ल्यू, मल्टीवेरिएबल चेन रूल्स, वेक्टर जैकोबियंस और मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशंस। यह लगभग किसी को भी किताब बंद करके दूर जाने के लिए मजबूर करने के लिए काफी है। यहां आपसे हमारा वादा है, हम यहां ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। बैकअप प्रोपेगेशन कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए आपको हाथ से कैलकुलस इक्वेशंस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलस बस एक मैथमेटिकल इंजन है जो ये कैलकुलेट करता है कि जब आप एक वेरिएबल को बदलते हैं तो दूसरा वेरिएबल कितना बदलता है। इसके पीछे की इंट्यूशन बिल्कुल सिंपल, लॉजिकल और गहराई से इंसानी है। जब तक आप इस सेक्शन को खत्म करेंगे, आप बिना एक भी डेरिवेटिव लिखे यह समझ जाएंगे कि डीप न्यूरल नेटवर्क अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं। सेक्शन ब्रेक। द स्टेज प्ले एनालॉजी, ट्रेसिंग द ब्लेम बैकवर्ड। इसे इंट्यूटिव बनाने के लिए चलिए एक पल के लिए कोड और मैथ्स से दूर हटते हैं और एक थिएटर में चलते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक हाई स्टेक्स ओपनिंग नाइट स्टेज प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं। नाटक का एंड एक ड्रामेटिक रिवील के साथ होता है जहां लीड एक्टर एक फेक मैजिक पोशन गिराता है जिससे स्मोक मशीन ट्रिगर होती है, स्पॉटलाइट रेड हो जाती है और स्टेज का दरवाजा जोर से खुलता है। स्टेज प्ले रिहर्सल, फॉरवर्ड पास, स्टेज हैंड ए जो क्यू कार्ड पर स्विच फ्लिप करता है, स्टेज हैंड बी की ओर जाता है जो स्पॉटलाइट के लिए बटन प्रेस करता है। फिर बात लीड एक्टर तक जाती है जो क्यू वर्ड पर पोशन ड्रॉप करता है और ये फाइनल सीन की ओर ले जाता है जहां पोशन टारगेट बकेट को हिट करता है। ओपनिंग नाइट के दौरान नाटक का क्लाइमेक्स आता है और यह पूरी तरह से एक डिजास्टर साबित होता है। लीड एक्टर पोशन गिराता है लेकिन स्पॉटलाइट ब्राइट येलो ही रहती है, स्मोक मशीन 10 सेकंड्स लेट फायर होती है और दरवाजा खुलने के बजाय जोर से बंद हो जाता है। ऑडियंस निराश हो जाती है। फाइनल सीन को थिएटर क्रिटिक्स से एक भयानक लॉस स्कोर मिलता है। एक डायरेक्टर के रूप में आप कल रात के शो से पहले इसे कैसे ठीक करेंगे? आप सिर्फ ये चिल्लाते नहीं हैं कि एवरीवन डू बेटर, इससे किसी को यह पता नहीं चलता कि क्या चेंज करना है। इसके बजाय आप प्रोडक्शन चेन में पीछे जाते हुए सटीक जिम्मेदारी तय करने के लिए रिवर्स में पोस्ट शो डीब्रीफ चलाते हैं। पोस्ट शो डीब्रीफ, बैकअप प्रोपेगेशन पास। फाइनल सीन से क्रिटिक्स ने बहुत खराब स्कोर दिया, हाई एरर। ये बात वापस लीड एक्टर तक जाती है, मैंने अपनी लाइन लेट बोली क्योंकि बी की लाइट येलो थी। ये बात वापस स्टेज हैंड बी तक जाती है, मैंने रेड प्रेस किया लेकिन ए का क्यू कंफ्यूजिंग था। ये बात वापस स्टेज हैंड ए तक जाती है, मेरा स्विच रॉन्ग मोड पर फ्लिप हो गया था। आप फाइनल आउटकम को इंस्पेक्ट करते हैं। जब पोशन फर्श पर गिरा तो स्पॉटलाइट रेड के बजाय येलो थी। आप लीड एक्टर से पूछते हैं, आपने पोशन गिराने में देरी क्यों की? एक्टर जवाब देता है, मैं रेड लाइट क्यू का वेट कर रहा था, जब लाइट येलो ही रही तो मैं पैनिक हो गया और हिचकिचा गया। एक्टर को हिचकिचाने के लिए थोड़ा सा ब्लेम मिलता है लेकिन वो लाइटिंग टेक की तरफ उंगली उठा देता है। आप स्टेज हैंड बी यानी लाइटिंग टेक से पूछते हैं, आपने लाइट को रेड पर स्विच क्यों नहीं किया? स्टेज हैंड बी जवाब देता है, मैं स्टेज हैंड ए को देख रहा था। उन्हें मास्टर क्यू कार्ड को एक्ट 3 पर फ्लिप करना था लेकिन उन्होंने इसे एक्ट 2 पर फ्लिप कर दिया।
आप स्टेज हैंड ए यानी बैक स्टेज क्रू तक पहुंचते हैं। स्टेज हैंड ए को एहसास होता है, ओह मैंने अंधेरे में कीबोर्ड को गलत पढ़ लिया था। नोटिस करिए कि अभी क्या हुआ। खराब हुए फाइनल रिजल्ट से शुरुआत करके और टीम के जरिए कॉज और इफेक्ट को पीछे ट्रेस करके आपने एरर का रूट कॉज ढूंढ निकाला। अब हर पर्सन को अपनी एग्जैक्ट मिस्टेक पता है और यह भी कि उन्हें कल की परफॉर्मेंस के लिए अपने एक्शंस को कितना एडजस्ट करने की जरूरत है। स्टेज हैंड ए को अपने क्यू कार्ड सिलेक्शन नोब को काफी हद तक एडजस्ट करने की जरूरत है। स्टेज हैंड बी को अपनी टाइमिंग थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। लीड एक्टर को अपनी एंट्री लाइन बस जरा सी एडजस्ट करने की जरूरत है। यह पोस्ट गेम डीब्रीफ एक्शन में बैकअप प्रोपेगेशन है। सेक्शन ब्रेक। बैकवर्ड जर्नी के 4 स्टेप्स। न्यूरल नेटवर्क में बैकअप प्रोपेगेशन हर लेयर के जरिए एरर सिग्नल को पीछे भेजने की एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो ये कंप्यूट करती है कि फाइनल मिस्टेक के लिए हर वेट नोब कितना रिस्पॉन्सिबल था। चलिए इस प्रोसेस की 4 अलग अलग स्टेजेस को समझते हैं। न्यूरल नेटवर्क स्टेप के 4 स्टेजेस। फॉरवर्ड पास से प्रेडिक्शन कंप्यूट होता है जिससे लॉस स्कोर कैलकुलेट होता है जो बैकवर्ड पास की तरफ ले जाता है जिसमें एरर बैक प्रोपेगेट होता है और इससे वेट्स अपडेट होते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 आउटपुट लेयर पर लॉस स्कोर। फॉरवर्ड पास के दौरान सब कुछ नेटवर्क के बिल्कुल एंड में स्टार्ट होता है। आपका नेटवर्क एक इनपुट जैसे बिल्ली की पिक्चर एक्सेप्ट करता है, अपनी हिडन लेयर्स के जरिए नंबर्स को प्रोसेस करता है और आउटपुट लेयर पर एक फाइनल प्रेडिक्शन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मैं 80% श्योर हूं कि यह एक डॉग है। हम इस प्रेडिक्शन को एक लॉस फंक्शन का यूज करके ट्रू टारगेट लेबल कैट से कंपेयर करते हैं जिसे हमने सब टॉपिक 3.3 में कवर किया था। लॉस फंक्शन हमें एक सिंगल नंबर देता है जो नेटवर्क की मिस्टेक को रिप्रेजेंट करता है। लॉस स्कोर इक्वल टू 2.45। यह लॉस स्कोर पूरे बैकवर्ड पास के लिए स्टार्टिंग फ्लैग है। अगर लॉस स्कोर 0 है तो नेटवर्क ने एक परफेक्ट प्रेडिक्शन किया है और किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लॉस स्कोर हाई है तो बैकअप प्रोपेगेशन काम करना शुरू कर देता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 आउटपुट लेयर न्यूरॉन्स को रेट करना। एरर सिग्नल आउटपुट लेयर पर अपनी रिटर्न जर्नी शुरू करता है क्योंकि आउटपुट लेयर सीधे लॉस स्कोर कैलकुलेशन से कनेक्टेड है, इसलिए इसके एरर को मेजर करना आसान है। नेटवर्क एक सिंपल क्वेश्चन पूछकर हर आउटपुट न्यूरॉन को इवेल्युएट करता है। न्यूरॉन एरर इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट माइनस टारगेट आउटपुट। आउटपुट लेयर एरर कैलकुलेशन। आउटपुट न्यूरॉन प्रेडिक्टेड वैल्यू टारगेट वैल्यू एरर सिग्नल। न्यूरॉन 1 डॉग प्रेडिक्टेड वैल्यू 0.80 टारगेट वैल्यू 0.00 एरर सिग्नल प्लस 0.80 टू हाई। न्यूरॉन 2 कैट प्रेडिक्टेड वैल्यू 0.20 टारगेट वैल्यू 1.00 एरर सिग्नल माइनस 0.80 टू लो। न्यूरॉन 1 डॉग ने $0.80 प्रेडिक्ट किया लेकिन करेक्ट वैल्यू $0.00 थी। इसका एरर सिग्नल प्लस 0.80 है। यह बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फायर हुआ। न्यूरॉन 2 कैट ने $0.20 प्रेडिक्ट किया लेकिन करेक्ट वैल्यू $1.00 थी। इसका एरर सिग्नल माइनस 0.80 है। यह बहुत ज्यादा वीकली फायर हुआ। अब नेटवर्क उन वेट नॉब्स को देखता है जो सीधे इन आउटपुट न्यूरॉन्स में फीड हो रहे हैं। अगर कोई वेट नॉब बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और उसने न्यूरॉन 1 के इनकरेक्टली फायर होने में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया तो उस वेट नॉब को ब्लेम क्लेम का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। अगर किसी वेट नॉब की सेटिंग लगभग 0 थी और उसने मिस्टेक में ना के बराबर कंट्रीब्यूट किया तो उसे लगभग कोई ब्लेम नहीं मिलता। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 हिडन लेयर्स के थ्रू रिवाइंड करना। अब बैकअप प्रोपेगेशन का असली मैजिक आता है। एरर को वापस उन हिडन लेयर्स में पास करना जिनका रियल वर्ल्ड से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। नेटवर्क के मिडिल में मौजूद एक हिडन न्यूरॉन अपने एरर सिग्नल का पता कैसे लगाता है? ये अगली लेयर के उन सभी न्यूरॉन्स से एरर सिग्नल्स कलेक्ट करता है जिनमें ये फीड करता है। डायग्राम नेटवर्क में एरर सिग्नल बैकवर्ड प्रोपेगेट हो रहा है। हिडन लेयर में हिडन न्यूरॉन ए आउटपुट लेयर के 2 न्यूरॉन्स से बैकवर्ड सिग्नल्स रिसीव करता है। आउटपुट न्यूरॉन 1 एरर प्लस 0.80 के साथ वेट W1 के थ्रू और आउटपुट न्यूरॉन 2 एरर माइनस 0.80 के साथ वेट W2 के थ्रू। आइए हिडन न्यूरॉन ए को ध्यान से देखते हैं। ये W1 नाम के एक वेट नॉब के थ्रू आउटपुट न्यूरॉन 1 से कनेक्टेड है। यह W2 नाम के एक वेट नॉब के थ्रू आउटपुट न्यूरॉन 2 से कनेक्टेड है। यह कैलकुलेट करने के लिए कि हिडन न्यूरॉन ए का कितना ब्लेम बनता है, नेटवर्क आउटपुट लेयर से वापस आ रहे एरर्स का एक वेटेड सम कैलकुलेट करता है। एरर फॉर हिडन न्यूरॉन ए इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस W sub 1 टाइम्स एरर sub 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस W sub 2 टाइम्स एरर sub 2
क्लोज पैरेंथेसिस। अगर W1 एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वेट है तो इसका मतलब है कि आउटपुट न्यूरॉन 1 की गलती के पीछे हिडन न्यूरॉन एक मेजर ड्राइवर था। इसलिए आउटपुट न्यूरॉन 1 के एरर का एक बड़ा हिस्सा सीधे हिडन न्यूरॉन ए की तरफ वापस फ्लो करता है। यह स्टेप लेयर बाय लेयर रिपीट होता है, जैसे रिवर्स में डोमिनोज गिर रहे हों। आउटपुट लेयर एरर लीड्स टू हिडन लेयर 2 एरर लीड्स टू हिडन लेयर 1 एरर। चाहे आपके नेटवर्क में 3 लेयर्स हों या 300 लेयर्स, यह बैकवर्ड चेन रिएक्शन यह सुनिश्चित करता है कि हर सिंगल न्यूरॉन को फाइनल मिस्टेक के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोपोर्शनल एक एरर सिग्नल मिले। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4, एवरी नॉब को अपडेट करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना। एक बार जब बैकवर्ड पार्ट पास एरर सिग्नल्स को नेटवर्क के हर कोने में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो हर वेट नॉब के पास आखिरकार वह आ जाता है जो सेक्शन 3.4 में मिसिंग था, उसका स्पेसिफिक लोकल स्लोप यानी ग्रेडियंट। हर वेट नॉब W और बायस बेसलाइन B के लिए स्लोप कैलकुलेट होने के साथ नेटवर्क ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट फॉर्मूला एक्टिवेट करता है जो हमने पहले सीखा था। W sub new इक्वल टू W sub old माइनस ओपन पैरेंथेसिस लर्निंग रेट टाइम्स ग्रेडियंट क्लोज पैरेंथेसिस। B sub new इक्वल टू B sub old माइनस ओपन पैरेंथेसिस लर्निंग रेट टाइम्स ग्रेडियंट क्लोज पैरेंथेसिस। जिन नॉब्स ने फाइनल प्रेडिक्शन को गलत बनाने में कंट्रीब्यूट किया उन्हें उस डायरेक्शन में नज किया जाता है जो उनके एरर को कैंसिल कर देती है। जिन नॉब्स ने प्रेडिक्शन को टारगेट के करीब ले जाने में मदद की उन्हें रीइंफोर्स किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। द फिंगर पॉइंटिंग गेम ए न्यूमेरिकल माइक्रो वॉक थ्रू। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल न्यूमेरिकल वॉक थ्रू के साथ समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक टाइनी नेटवर्क जिसमें 2 हिडन न्यूरॉन्स H1 और H2 हैं जो एक सिंगल आउटपुट न्यूरॉन O1 से कनेक्टेड हैं। सिंपल 3 न्यूरॉन नेटवर्क आर्किटेक्चर। Hidden neuron H1 with weight W1 equals 2.0 leads to output neuron O1. Hidden neuron H2 with weight W2 equals 0.5 leads to output neuron O1. Output neuron O1 leads to loss. Forward setup. Hidden neuron H1 $1.0 की वैल्यू आउटपुट करता है। Hidden neuron H2 $1.0 की वैल्यू आउटपुट करता है। Weight W1 equal to 2.0 strong connection. वेट W2 इक्वल टू 0.5 वीक कनेक्शन। आउटपुट न्यूरॉन अपना रॉसम कैलकुलेट करता है। आउटपुट इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस H sub 1 टाइम्स W sub 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस H sub 2 टाइम्स W sub 2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 1.0 टाइम्स 2.00 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 1.0 टाइम्स 0.5 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 2.5। द मिस्टेक कैलकुलेटिंग लॉस। मान लीजिए कि टारगेट आउटपुट $0.5 होना चाहिए था। नेटवर्क ने $2.55 प्रिडिक्ट किया जो टारगेट से प्लस 2.0 चूक गया, यानी इसने बहुत ज्यादा हाई प्रिडिक्ट कर दिया। टोटल आउटपुट एरर इक्वल्स प्लस 2.0। द बैकवर्ड पास असाइनिंग ब्लेम। अब नेटवर्क उस प्लस 2.0 एरर को बैकवर्ड प्रोपेगेट करता है ताकि यह तय किया जा सके कि वेट्स W1 और W2 को कैसे अपडेट किया जाए। वेट W1 पर कितना ब्लेम जाता है। वेट W1 को $2.0 पर सेट किया गया था जो H1 से सिग्नल की एक बड़ी मात्रा ट्रांसमिट कर रहा था। क्योंकि H1 एक्टिव था $1.0, इसलिए वेट W1 ने इनकरेक्ट सिग्नल का एक बड़ा हिस्सा कैरी किया। ग्रेडियंट फॉर W sub 1 इक्वल टू H sub 1 टाइम्स आउटपुट एरर इक्वल टू 1.0 टाइम्स पॉजिटिव 2.0 इक्वल टू पॉजिटिव 2.0। वेट W2 पर कितना ब्लेम जाता है। वेट W2 को $0.5 पर सेट किया गया था जो काफी कम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा था। ग्रेडियंट फॉर W sub 2 इक्वल टू H sub 2 टाइम्स आउटपुट एरर इक्वल 1.0 टाइम्स पॉजिटिव 2.0 इक्वल टू पॉजिटिव 2.0। अपडेटिंग द वेट्स लर्निंग रेट ईटा इक्वल्स 0.1 का यूज कर हुए। W sub 1 न्यू इक्वल टू 2.0 माइनस ओपन पैरेंथेसिस 0.1 टाइम्स 2.0 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 2.0 माइनस 0.2 इक्वल टू 1.8। W sub 2 न्यू इक्वल्स 0.5 माइनस ओपन पैरेंथेसिस 0.1 टाइम्स 2.0 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0.5 माइनस 0.2 इक्वल्स 0.3। देखिए कि दोनों वेट्स के साथ क्या हुआ। क्योंकि आउटपुट बहुत ज्यादा था $2.5 वर्सेस टारगेट $0.5, इसलिए फ्यूचर आउटपुट को कम करने के लिए दोनों वेट्स को कम कर दिया गया था। वेट W1 $2.0 से घटकर $1.8 हो गया और W2 $0.5 से घटकर $0.3 हो गया। अगले फॉरवर्ड पास पर
नेटवर्क का प्रिडिक्शन ऑटोमेटिकली टारगेट के ज्यादा करीब होगा। द फुल एआई ट्रेनिंग लूप पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अब हमने न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के सभी कोर कंपोनेंट्स को कवर कर लिया है। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये पीस एक कंटिन्यूअस लर्निंग साइकिल में एक साथ कैसे फिट होते हैं। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना एक इटरेटिव प्रोसेस है जो 5 इंटरकनेक्टेड स्टेप्स से मिलकर बना है, जिन्हें थाउजेंड्स या मिलियंस बार रिपीट किया जाता है। द कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग लूप। डेटा को फीड फॉरवर्ड करें, प्रेडिक्शंस पाने के लिए इनपुट बैच को लेयर्स के थ्रू पास करें, लॉस स्कोर कैलकुलेट करें, लॉस फंक्शन का यूज करके प्रेडिक्शंस को टारगेट्स से कंपेयर करें, एरर को बैक प्रोपेगेट करें, सभी नॉब्स के लिए स्लोप्स ढूंढने के लिए एरर को पीछे भेजें, वेट्स और बायसेस को अपडेट करें, नॉब्स को डाउनहिल नज करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करें, एक्यूरेट होने तक इसे रिपीट करें, अगले डेटा बैच पर जाएं और प्रोसेस को रिपीट करें, वापस स्टेप 1 पर लूप करते हुए। की ट्रेनिंग टर्म्स जो हर एआई स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। जब मशीन लर्निंग इंजीनियर्स ट्रेनिंग मॉडल्स पर डिस्कस करते हैं तो वे यह डिस्क्राइब करने के लिए स्पेसिफिक टर्म्स का यूज करते हैं कि यह लूप कितनी बार चलता है। यह रेफरेंस सेक्शन एक ट्रेनिंग टर्मिनोलॉजी ग्लॉसरी प्रेजेंट करता है जो बैचेस, इटरेशंस और एपॉक्स जैसे कोर मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है और डिटेल में बताता है कि एक मॉडल के थ्रू पासेज में डेटा कैसे प्रोसेस होता है। अगर कोई टेक्स्ट बुक कहती है कि मॉडल को 50 एपॉक्स के लिए ट्रेन किया गया था, तो इसका मतलब है कि नेटवर्क ने डेटासेट में मौजूद हर एक ट्रेनिंग सैंपल को 50 टाइम्स देखा और हर बैच इटरेशन के दौरान अपने इंटरनल वेट नॉब्स को स्टेप बाय स्टेप अपडेट किया। बैकअप प्रोपेगेशन ने एआई वर्ल्ड को कैसे बदल दिया। टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में बैकअप प्रोपेगेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। 1970s और अर्ली 1980s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़े बॉटलनेक से गुजरा जिसे एआई विंटर के नाम से जाना जाता है। रिसर्चर्स जानते थे कि मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क थ्योरेटिकली कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने में कैपेबल थे। हालांकि किसी के पास भी हिडन लेयर्स के अंदर के वेट नॉब्स को एडजस्ट करने का कोई एफिशिएंट तरीका नहीं था। अगर कोई नेटवर्क गलती करता तो इंजीनियर्स को समझ नहीं आता था कि किस हिडन न्यूरॉन को ब्लेम करें, जिससे मॉडल्स सिर्फ रैंडम गेसेस पर ही अटके रह जाते थे। 1986 में जेफरी हिंटन, डेविड रूमेलहार्ट और रोनाल्ड विलियम्स द्वारा को ऑथर्ड एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर ने न्यूरल नेटवर्क के लिए बैकअप प्रोपेगेशन एल्गोरिदम को पॉपुलर बना दिया। यह डायग्राम 1986 में बैकअप प्रोपेगेशन की डिस्कवरी से पहले और बाद की न्यूरल नेटवर्क कैपेबिलिटीज को कंपेयर करता है। जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विंटर का कारण बनने वाले सिंगल लेयर हैंड ट्यून्ड मॉडल्स का कंट्रास्ट डीप लर्निंग रिवॉल्यूशन की शुरुआत करने वाले मल्टी लेयर ऑटोमेटेड सिस्टम्स के साथ दिखाया गया है। बैकअप प्रोपेगेशन ने मल्टी लेयर आर्किटेक्चर के सच्चे पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया। इसने न्यूरल नेटवर्क को स्टैटिक और हार्ड टू ट्यून डायग्राम्स से बदलकर ऐसे डायनामिक सिस्टम्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो सीधे रॉ डेटा से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स सीखने में कैपेबल हैं। चैप्टर 3 विक्ट्री लैप। आपने क्या मास्टर किया है? कांग्रेचुलेशन, आपने अपनी मशीन लर्निंग जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक को अभी पूरा कर लिया है। चलिए थोड़ा पॉज लेते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स पर एक नज़र डालते हैं जो आपने चैप्टर 3 में मास्टर किए हैं। चैप्टर 3 रिकैप और समरी मैप। 3.1 स्टैकिंग न्यूरॉन्स। डिस्कवर किया कि कैसे न्यूरॉन्स को मल्टी लेयर नेटवर्क में कंबाइन करने से एआई नॉन लीनियर पैटर्न सीख पाता है। 3.2 द फॉरवर्ड पास। रॉ नंबर्स को ट्रेस किया जैसे वे इनपुट्स, वेट्स, बायसेस और एक्टिवेशन फंक्शंस के जरिए आगे ट्रेवल करते हैं। 3.3 द लॉस फंक्शन। सीखा कि कैसे नेटवर्क एमएसआई और क्रॉस एंट्रोपी जैसे एरर मैट्रिक्स का यूज करके अपनी मिस्टेक्स को मेजर करते हैं। 3.4 ग्रेडियंट डिसेंट। आंखों पर पट्टी बांधे हुए हाइकर को इमेजिन किया जो लोकल स्लोप्स का यूज करके जीरो एरर की तरफ नीचे कदम बढ़ाता है। 3.5 बैकअप प्रोपेगेशन। समझा कि कैसे एरर्स बैकवर्ड फ्लो करके ब्लेम असाइन करते हैं और हर इंटरनल वेट नोब को अपडेट करते हैं। अब आपके पास वो फाउंडेशनल नॉलेज है जो मॉडर्न एआई को पावर देती है। चाहे आप किसी सिंपल लीनियर क्लासिफायर को देख रहे हों, मल्टी लेयर परसेप्शन को, या फिर ट्रिलियन पैरामीटर वाले लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम को, ये सभी इसी एग्जैक्ट इंजन पर रिलाई करते हैं। फॉरवर्ड पास लीड्स टू कैलकुलेट लॉस लीड्स टू बैक प्रोपेगेशन लीड्स टू ग्रेडियंट डिसेंट। अब जब आप समझ गए हैं कि नेटवर्क कैसे सीखते हैं, तो अब टाइम आ गया है कि उन्हें रियल वर्ल्ड डेटा टाइप्स पर काम पर लगाया जाए। अभी तक हमने एब्स्ट्रैक्ट इनपुट नंबर्स के बारे में बात की है, लेकिन एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिजिटल फोटोस
विजुअल आर्ट या कैमरा फीड्स जैसे कॉम्प्लेक्स इनपुट्स को कैसे प्रोसेस करता है। चैप्टर 4 में हम एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछकर कंप्यूटर विजन का अपना एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर्स दुनिया को कैसे देखते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि 4.1 इमेजेस सिर्फ नंबर्स के ग्रिड्स हैं,